हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर लर्न पे। मैं हूं आप सबका दोस्त सी सोमनैन। फ्रेंड, हमारा आज का टॉपिक है रिट्स, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। फ्रेंड, हाल ही में इस कंपनी के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट बहुत ज़्यादा शानदार आए हैं। और आप सबको पता है कोविड-19 में जिसमें सब लोगों की जॉब जा रही हैं, इस कंपनी ने अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकाली है। तो एक मेरे फ्रेंड ने मेरे से इस कंपनी का डाटा मांगा था, तो मैंने सोचा मैं आप सब लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ। अगर आप भी इस कंपनी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप किसी फाइनेंस रिलेटेड जॉब में प्रोसेस में जा रहे हैं, तो आपको ये वीडियो 3 से 4 बार देखनी चाहिए। और जो मैं इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ कि इस कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, इस कंपनी ने बोनस इशू कब इशू करा है, इस कंपनी की इंड एज की एडजस्टमेंट्स क्या हैं, इस कंपनी की शेयर होल्डिंग किसके पास है, गवर्नमेंट इंडिया ने इस कंपनी की शेयर होल्डिंग कब बेची, और इसके अंदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ की क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं, तो आपको ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो अगर आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस या स्टॉक मार्केट के अंदर इस कंपनी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं या आप कुछ नया लर्न करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ये देखिए, रेट्स का जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज की। तो मैं पहले आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि ये एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी है जिसकी स्पेशलाइजेशन है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ये कंपनी अपनी कंसल्टेंसी देती है। ये कंपनी 1974 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी। मेनली ये कंपनी जब से स्टार्ट हुई है तो ये रेल ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा कंसल्टेंसी देती है। मीन जिसकी एक्सपर्टीज़ जो है वो रेल को कंसल्टेंसी देने के अंदर है। ये इंडिया और अब्रॉड दोनों में काम करते हैं। मेन इसके जो बिज़नेस है वो इंडिया के अंदर है। रेट्स ने अपने आप को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर लिया। अभी खाली रेल के अंदर ही कंसल्टेंसी नहीं देती, बट ये एयरपोर्ट, पोर्ट, हाईवे और अर्बन प्लानिंग में भी बहुत ज़्यादा सहायता करती है। इस कंपनी के प्रोजेक्ट 62 कंट्रीज़ के अंदर फैले हुए हैं। तो आइए हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे आ जाते हैं कि इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या आए थे। फ्रेंड, मैं कह रहा हूँ आप अपना सारा काम छोड़ के इस वीडियो को अच्छे से देखें। और अगर आप डायरी और पेन लेके बैठ जाएंगे और अगर आप इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं आपको बताता हूँ, ये क्वार्टर एंडेड है। अब ये हमारा लास्ट क्वार्टर गया है Q4। इसके अंदर इसकी जो रेवेन्यू है 570 करोड़ है। बट अगर हम ओवरऑल ईयर बेसिस पे देखें तो लास्ट ईयर 2000 करोड़ थी और इस साल 2500 करोड़ है। मतलब सीधा सीधा 20% का जंप आया। अदर इनकम हमारी लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर के अंदर कंपेयर करें तो 43 करोड़ थी, इस बार भी 43 करोड़ है। तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। बट पूरे साल के बेसिस पे देखें तो 192 करोड़ थी पिछली बार, इस बार वो 260 करोड़ हो गई है। इसके अंदर 30% का जंप देखने को मिला है। फिर इसके बाद इसके एक्सपेंसिव देख सकते हैं आप। इस पर मेन चीज़ पे फोकस करते हैं। देखिए फाइनेंस कॉस्ट, इसकी फाइनेंस कॉस्ट देखिए 8 करोड़ थी लास्ट ईयर और इस साल है 6 करोड़ और 2 करोड़। मतलब ये कंपनी डेट फ्री है। इसके अंदर आपको कोई भी बड़ा लोन देखने को नहीं मिलेगा। फाइनेंस कॉस्ट मतलब इसके अंदर बैंक वगैरह के चार्जेस इंक्लूड हैं 2 करोड़ रुपीज़ के। और आप डेप्रीसिएशन देखें, डेप्रीसिएशन के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसका मतलब अगर हम बैलेंस शीट को देखना चाहेंगे तो बैलेंस शीट हम देखना चाहेंगे कि इस कंपनी ने अपने एसेट्स को इंक्रीज़ करा है। एक कंपनी अगर अपने एसेट्स को इंक्रीज़ करती है उसका मतलब उसकी बुक वैल्यू बढ़ती है, और बुक वैल्यू अगर बढ़ती है तो इसका मतलब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर वो कंपनी खुदा ना खास्ता दिवालिया हो गई तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। मतलब कंपनी डायरेक्टर को पैसा दे के एक्सपेंसेस करके ऐसा पैसा उड़ाने रही है, अपनी कंपनी से एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रही है। तो फ्रेंड, अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि टोटल एक्सपेंडिचर के बाद इस कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स 194 करोड़ कमाया है इस क्वार्टर के अंदर, और पूरे साल के अंदर 874 करोड़ कमाया है। लास्ट ईयर के अंदर इन्हें 730 करोड़ कमाया। तो ये देखिए आप, इसके अंदर टोटल 20% का जंप देख सकते हैं। और हमारे लास्ट ईयर के क्वार्टर में 200 करोड़ था। ये क्वार्टर थोड़ा सा ख़राब गया है तो इसके अंदर 194 करोड़ का है। बट इतना ज़्यादा हमें डिप्लीशन देखने को नहीं मिला है जितना कि बाकी कंपनीज के अंदर देखने को मिला है। अब मैं इस कंपनी का आपको बताऊं शेयर होल्डर कैपिटल कितनी है। इसकी कंपनी की कैपिटल 250 करोड़ है। ये लास्ट टाइम 200 करोड़ थी। इसका बोनस इशू हुआ था 1:4 रेशो में। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी डेट को बोनस इशू हुआ था। तो अगर आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा है तो आप उस डेट को एक डायरी पेन लेके बैठ जाइए और उसको अपना लिख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी पूछे इस कंपनी के में व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, तो आप बता सकते हैं कि आपकी कंपनी ने बोनस को इशू करा था। और मैं ऐसी 3-4 चीज़ें बताऊँगा जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो आप इस कंपनी का EPS याद कर लीजिए, वो है 18.78। ये बढ़कर हो गया 24.64
4। जो हमारी वीडियोस अगर कोई शेयर होल्डर देख रहे हैं, कोई इन्वेस्टर देख रहे हैं, तो ये देखिए, एक तो कंपनी डेब्ट फ्री है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी बड़ा कर्जा नहीं है, पॉजिटिव बात सबसे बड़ी ये है। और कंपनी की शेयर होल्डिंग कैपिटल के हिसाब से 1:2:1 हमारी डेब्ट इक्विटी रेशियो होती है, बट डेब्ट फ्री आपको कंपनी मिल जाए सोने पे सुहागा हो जाता है। और मैं आपको बताता हूँ, पूरे साल में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2700 करोड़ है, उसके मुकाबले कंपनी हमारा नेट प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है, 626 करोड़। मतलब एक तरीके से ये कंपनी 25% पैसा अपने घर के अंदर लेके आ रही है। अब मैं आपको बताऊं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2 से 3% पे काम करती है। अभी हमने ब्रिटानिया के रिजल्ट देखे थे, 3 से 4% पे नेट प्रॉफिट पे काम कर रहे थे, और ये कंपनी 25% के प्रॉफिट पे मार्जिन काम कर रही है। मतलब अगर आप एक जगह 10,000 रुपये लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से 2500 रुपये निकाल के ला रहे हैं, जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं आपको फिर इस कंपनी का ईपीएस बता देता हूँ, वो 18 से बढ़ के 24 हो गया है, और ये लास्ट ईयर था, इसी क्वार्टर के अंदर 5.86 और इस क्वार्टर के अंदर 5.56 है। अब हम इसके अंदर सेगमेंट रेवेन्यू देख लेते हैं, जिससे आपको सेगमेंट में भी हेल्प हो जाएगी। ये देखिए, कंपनी ने कंसल्टेंसी जो डोमेस्टिक के अंदर दिए वो 286 करोड़ के, और वो पूरे साल के अंदर 1056 करोड़ के है। कंसल्टेंसी जो अब्रॉड में दी है वो है 22 करोड़, वो लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर में थी 329 करोड़, और यहाँ पे है 286 करोड़। तो ये थोड़ा हमें घटने को मिली है, बट हमारी जो अब्रॉड के अंदर है, अब्रॉड में तो एक तरीके से डबल हो गई है। वो लास्ट टाइम थी 11.45 करोड़, इस टाइम है 22.93 करोड़। और एक्सपोर्ट सेल देखें हमारी, ये 103 करोड़ थी, इस टाइम में 60 करोड़ हो गई है, हाफ हो गई है। लीजिंग डोमेस्टिक, मतलब ये कंपनी अपना सामान लीज पे देती है, मतलब जो इस पर लैंड्स वगैरह पड़े हैं वो लीज पे देती हैं। तो वो पिछले टाइम 29 करोड़ की थी, वो इस टाइम 30 करोड़ की, सेम ही देखने को मिली है। बट ओवरऑल ईयर पे देखें तो ये 103 थी, ये 120 करोड़ देखने को मिली है, और एक्सपोर्ट सेल भी हमारी डबल देखने को मिली है। मतलब ओवरऑल कंपनी ग्रोथ पे ही मेरे को नज़र आ रही है। टर्न की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कौन से प्रोजेक्ट होते हैं कि जैसे समझ लीजिए आपने मेरे को कोई प्रोजेक्ट दिया, मेरे को कोई अपना एक घर बनवाना है, तो मैं बस आपको सारा पैसा दे दे। कि कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि पेंट कराना है तो मैं आपको पेंट ला के दूंगा, बल्ब वगैरह लगवाना है तो मैं बल्ब वगैरह ला के दूंगा। टर्न की का मतलब है कि आप लास्ट में आके बस फीता काटेंगे, फीता मतलब रिबन काटेंगे, बस सीजर लेके रिबन काट देंगे, और उस गेट पे ताला लगे तो आप बस ताला खोलेंगे और आपने पैसे लगा दिए। तो मतलब कंपनी इस लेवल पे काम करती है कि टर्न की इसके पास कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो लास्ट ईयर से हमारे 567 करोड़, वो 672 करोड़ हो गए हैं। और पावर जनरेशन, ये पावर जनरेशन भी करती है थोड़ी बहुत। ये लास्ट ईयर 18 करोड़ थी, घट के मतलब एक तरीके से आधा ही हो गया है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेम देखने को मिला है। तो हमारा टोटल रेवेन्यू सेगमेंट देखिए अदर इनकम के बिना 2474 है। तो आप इसके सेगमेंट्स भी याद कर सकते हैं अगर आप इंटरव्यू के लिए अंदर बैठ रहे हैं कि कंसल्टेंसी डोमेस्टिक में, कंसल्टेंसी अब्रॉड, ये तो एक ही हो गया। और एक्सपोर्ट सेल, लीजिंग मैंने आपको बताया था कि जो लैंड्स पड़ी हुई हैं वो लीज पे दे देती है, टर्न की प्रोजेक्ट्स हैं, और पावर जनरेशन है। मतलब इसके 6 आप इजीली याद कर सकते हैं। और मैं अब शेयर होल्डर्स के लिए अपने बैलेंस शीट के ऊपर आ जाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने आपको डेप्रिसिएशन का बताया था, तो हमारा लास्ट टाइम जो हमारे एसेट्स थे 476 करोड़ थे, तो अब ये 562 करोड़ हैं। तो इसके अंदर एक तरीके से 20% का जंप देखने को मिला है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। 562 करोड़ के अब हमारे एसेट्स हैं। कैपिटल वर्किंग प्रोसेस 2 करोड़ 4 करोड़। राइट टू यूज़ एसेट, ये इंड AS 116 की एडजस्टमेंट है। अभी आपको मैं नोट्स टू अकाउंट के अंदर दिखाऊंगा। आपको मैं थोड़ा ब्रीफ भी कर देता हूँ कि इंड AS के अंदर क्या होता है। जैसे आप कोई भी एसेट्स को लीज पे लेते हैं, तो अगर जैसे आपने 20 करोड़ की एसेट लीज पे लिया है, तो आपने 20 करोड़ की वो एसेट है, तो आपने 20 करोड़ की आपको पेमेंट करनी है, तो आपने 20 करोड़ का उसे दिखा दिया, अपने एसेट्स के अंदर दिखा दिया। अब 20 करोड़ की आपकी ऑल ओवर पेमेंट करनी है आपको 10 साल में, तो एक पेमेंट जो आपको अभी करनी है वो करनी है 1 साल के अंदर, तो आप उसे दिखा देंगे शॉर्ट टर्म के अंदर। 18 करोड़ की आपको करनी है लॉन्ग टर्म के अंदर, तो आप उसे लॉन्ग टर्म के अंदर 18 करोड़ के दिखा देंगे। तो ऐसे हमारा एक मैच बन जाता है कि हमने इतना रुपया पैसा हमारे को ऑल ओवर द टाइम फाइनेंशियल लाइबिलिटी का इसके अंदर फाइनेंशियल ये देना है। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं।
फाइनेंशियल एसेट कंपनी के पास 120 करोड़ के एसेट हैं, वो लास्ट ईयर से चेंज नहीं हुए हैं बिल्कुल भी, ये बहुत अच्छी बात है। लोन्स कंपनी ने लोन दे रखे हैं 16 करोड़ के, मतलब ये डायरेक्टर्स को भी दे सकते हैं या अपने सैलरी होल्डर हैं उन लोगों को भी छोटे छोटे लोन दिए रखे होते हैं। और अदर फाइनेंशियल एसेट के पास 51 करोड़ के हैं और अदर नॉन करंट एसेट 55 करोड़ के हैं। इन्वेंट्रीज वगैरह हम कंपनी का बस यहाँ पे कैश बैलेंस देख लेते हैं, 116 करोड़ है फ्रेंड, मतलब कंपनी है कैश रिच कंपनी है, इसके पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लाइंट फंड इसके पास 764 करोड़ रुपीज़ पड़ा हुआ है और बैंक में इसके 993 करोड़ पड़ा हुआ है और अदर देन क्लाइंट का इस पर 1700 करोड़ पड़ा हुआ है। मतलब क्लाइंट का पैसा कैसे पड़ा हुआ है, इन्हें क्लाइंट से एडवांस लेते हैं तो वो सब पैसा इनके पास पड़ा हुआ है। लोन्स ये देखिए करंट एसेट में अदर फाइनेंशियल एसेट 200 करोड़ 16 करोड़ हैं। ये देखिए फ्रेंड हमारा सेगमेंट रेवेन्यू के बाद, अब मैं आपको बताऊं इसकी 200 करोड़ से 250 करोड़ हो गई। इनका मैंने बोनस इशू का आपको बताया है, तो बोनस इशू का भी मैं आपको नोट्स टू अकाउंट के अंदर भी दिखा देता हूं। और ये देखिए अदर इसकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज है, वो लास्ट टाइम 177 करोड़ थी, इस टाइम 163 करोड़ है। ट्रेड पेबल इसके अंदर कहीं भी आपको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी टर्म लोन्स कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो मतलब कंपनी डेट फ्री है। शॉर्ट टर्म के अंदर देखिए इनके 125 करोड़, इन्होंने 8 करोड़ इनको एमएसएमई के देने और अदर एन एमएसएमई के 125 करोड़ देने हैं। मतलब लाइबिलिटीज़ में भी ऐसी कुछ खास बात नहीं है। अब मैं आपको नोट्स टू अकाउंट पढ़वा देता हूँ। ये देखिए ऑडिट कमेटी ने करी है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिजल्ट प्रिपेयर करे गए हैं इंड एस सेक्शन 113 के जो कंपनी एक्ट के अंदर है। कंपनी ने अडॉप्ट किया है इंड एस 116 कब से क्या है 1 अप्रैल 2019 से। अगर आप पूछें, अगर कोई भी आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि व्हाट काइंड ऑफ मतलब विच इंडेस यू नो, तो आप बोल सकते हैं कि 1116 ये आपकी बैलेंस शीट में भी अप्लाई होता है और आप वो फिगर याद करके अपना बता भी सकते हैं और आप अपनी भी थोड़ी बहुत इसमें स्टडी कर लीजिए। अप्लाई करता है सारे लीज कॉन्ट्रैक्ट्स पे, एग्जिस्टिंग है अप्रैल 1 2019 से। इसका इन्होंने है ना रेट्रोस्पेक्टिव मेथड फॉलो किया है, बट इन्होंने लास्ट ईयर का रीस्टेट नहीं कराया क्योंकि उसके अंदर मटेरियल इफेक्ट कुछ भी नहीं था। और मैं आपको बताऊं पर्सन टू सेटलमेंट फॉरेन क्लाइंट कंपनी, ये देखिए बोनस इशू की आप डेट भी याद कर सकते हैं। कंपनी ने 1:4 की रेशो में शेयर को इशू कराया, कब 14/8/2019 को। आप इस डेट को गांठ बांध लीजिए और जो हमारे इन्वेस्टर इस वीडियो को देख रहे हैं, ये देखिए कंपनी ने बोनस इशू कब किए थे, 14/8/2019 को इस शेयर के बोनस इशू करे थे 1:4 रेशो में। मतलब 200 करोड़ पे 1:4 50 करोड़ के और भी इशू कर दिए, तो कंपनी की शेयर कैपिटल जो है 250 करोड़ हो गए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फाइनल डिविडेंड प्रपोज किया है ₹6, फेस वैल्यू इसकी है 60, मतलब 60% डिविडेंड इन्होंने दिया है। और फर्दर कंपनी ने 2 इंटरिम डिविडेंड दिए हैं 10-10 रुपीज़ के 19-20 के अंदर, ये भी आप नोट कर सकते हैं। और एक आप जो चीज़ याद कर सकते हैं, या हमारे इन्वेस्टर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसइन्वेस्टमेंट करी है इसके अंदर 38,452,826 करोड़ थ्रू OFS इन नवंबर 19 और फरवरी 20। ये क्यों करिए, क्योंकि सेबी की एक रिक्वायरमेंट होती है कि प्रमोटर को अपनी शेयर होल्डिंग 75% से नीचे लानी पड़ती है, और अगर आपकी 75% से ऊपर है तो आपको थोड़ा बहुत पेनलाइज किया जाता है एक टाइम पीरियड के बाद, 1 साल के बाद, जिस टाइम से आपकी कंपनी IPO आया है, जब से आपकी कंपनी लिस्ट हुई है, तो आपको 75% से नीचे लानी पड़ती है और 25% आपको रिटेल इन्वेस्टर को या फिर QCI QFI इन सबको देना पड़ता है, FII को देना पड़ता है। तो फ्रेंड अब आपको ये 10 कोविड-19 मतलब, और एक आपको और मैं बता देता हूँ, ये हमारे इन्वेस्टर्स के लिए है और हमारे इंटरव्यूअर के लिए भी है। 48 करोड़ की एक इन्होंने डील तय करी है किसके साथ, लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी RLDA के साथ, और इंटरनेशनल बीइंग द अदर इक्विटी पार्टनर। ये देखिए इन्होंने इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ एक डील करी है कि हम आपको 48 करोड़ रुपीज़ देंगे और आप हमें 24% का पार्टनर बना दीजिए। मतलब इन्होंने 24 स्टेक उस कंपनी के अंदर खरीदा है। मतलब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है जो इसका ग्रुप पार्टनर इसको और ग्रो करने में अच्छा मतलब मदद करेगी। ये भी चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई। फ्रेंड अब हम इसके वैल्यूएशंस की तरफ बढ़ते हैं। मेरे को लग रहा है कि मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी होंगी और आपको काफ़ी कुछ समझ भी आया होगा। ये देखिए फ्रेंड्स,
अब हम इसके वैल्यूएशन पे जाते हैं, आपके इसको वैल्यूएशन को देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मार्केट की जो कैपिटल है वो 6526 करोड़ है, और जो इंडस्ट्री की पी है वो 11.6 है, और हमारी जो कंपनी की पी है वो 11 है। मतलब कंपनी कहीं से भी ओवर वैल्यू नहीं है और अंडर वैल्यूड भी नहीं है। मतलब ये इन्वेस्ट्री के पैरामीटर्स की टर्म्स पे ही चल रही है। और बुक वैल्यू जो है कंपनी की 95 रुपीज़ है, और ईपीएस कंपनी को 23.86 है। जैसा कि मैंने अभी आप सबको बताया, तो कंपनी की प्राइस बुक वैल्यू है 2.75 और फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। और अब हम इस कंपनी की शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। अभी मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 38 करोड़ इसके ओएफएस के थ्रू बेचे हैं नवंबर के अंदर। तो नवंबर के अंदर और फरवरी के अंदर, तो जो नवंबर के अंदर बेचे तो 10% हिस्सेदारी बेची, वो 87 से घट के 77.39 आ गई। बट सेबी की जो रिक्वायरमेंट है वो 75% की है। ये चीज़ भी आप याद कर सकते हो। दिसंबर से मार्च के अंदर घट के उन्होंने 75 से नीचे कर ली। और एफआईआई का इसका अंदर स्टेक ये भी लगातार बढ़ता रहा है 2.91, और टोटल डीआईआई का 6 से बढ़ के 6.75, 14.81 और 19.72। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इसके अंदर 10% की हिस्सेदारी है। इंश्योरेंस कंपनी की 0.57% हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर 4.91% माल खरीदा हुआ है, और अदर डीआईआईज ने इसके अंदर 4.45% का माल खरीदा हुआ है। और अदर आप और मेरे जैसे लोगों ने 5.34% का इसके अंदर माल खरीदा हुआ है। तो फ्रेंड, कंपनी मेरे को बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, और मेरे को इस कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसके अंदर हिस्सेदारी है, डेट फ्री कंपनी है। कंपनी अपने इसके अभी इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो बट कंपनी का मैं आपको बताता हूँ, कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था 331 रुपीज़, और कंपनी ने 52 वीक लाया था 190 रुपीज़। तो मेरे को अभी जो मार्केट के मैंने जैसे बताया कि मार्केट के अंदर अभी एक बबल बन चुका है, तो मेरे को नहीं लगता कि इस शेयर पे आपको भी ये शेयर खरीदना चाहिए। मेरे को लगता है कि ये शेयर आपको 210 से 215 रुपीज़ के बीच में खरीदना चाहिए। अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन आ जाती है, तब मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये शेयर लेने के लिए, या जब मैं परचेज़ करूँगा तो मैं एक वीडियो बना दूँगा, तो तब आप भी इस शेयर को परचेज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय। अब मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपने इसके अंदर कुछ भी नॉलेज आपको गेन करी हो, तो इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, और एक मोटिवेशन के लिए भी मेरे को एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।